नमस्कार। कथा कथन में आपका स्वागत है। आज सुनिए प्रवासी लेखकों की कहानियों की श्रृंखला में वरिष्ठ लेखिका प्रेमा श्रीवास्तव जी की लिखी हुई कहानी जरा एक बार और जी लें। मेरी आवाज़ में मैं हूँ सीमा सिंह। उम्र का अधिकांश भाग जी लिया, शेष अनजाना है। तुम्हें नहीं लगता भुवन, हम हाशिए पर चल रहे हैं, यानी निसंगता के दलदल में धंसते जा रहे हैं। आसक्ति और विरक्ति के दोनों पलड़े ऊपर नीचे होते रहते हैं और हम इनमें डोलते रहते हैं। मीनाक्षी हाथों में डस्टिंग रॉड लिए आकर सामने कुर्सी पर बैठ गई। मीनाक्षी खुद को काम में उलझाए रखती थी, किंतु मन का वो क्या करे जो समझाए नहीं समझता तो दुखी हो जाता है। माना अपनी जिम्मेदारी खत्म हो गई, पर परिवार तो अपना ही है। कम से कम मैं तो ऐसा ही समझती रही अब तक। अगर ऐसा ना सोचती भुवन, तो क्या तुम्हारे परिवार को अपना कहती? कभी मन में आया ही नहीं कि तुम पर मेरा पूरा हक है, किसी और का नहीं। तुम्हें किसी का बेटा, किसी का भाई ही रहने दिया था। तुम सबसे अंत में मेरे पति थे। मेरी हर ख्वाहिश क्रम में मैं सबसे पीछे रहती थी। मीनाक्षी का कंठ रुंध गया। जायज़ नाजायज़ सब टुकुर टुकुर देखती रहूं? नहीं नहीं, ऐसे तो रह नहीं पाऊंगी। बिना तराशे एक पौधे को भी सही आकार नहीं मिलता। फिर ये तो हमारे अपने ही बच्चे हैं। बेतरतीब परवरिश नहीं देखी जाती। मीनाक्षी के मन की उथल पुथल भांप कर भुवन ने पूछा, क्या बात है मीनाक्षी, इतनी भावुकता पालोगी आज के समय में? तब तो तुम्हें तकलीफ के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। इतनी असहजता तुम्हारी सेहत के लिए ठीक नहीं। कई दिनों से तुम्हारा ब्लड प्रेशर ठीक नहीं, सिर भी दुख रहा है। भुवन ने एक क्रोसिन की गोली दी, फिर पास बैठ गया। कुछ दिनों से मीनाक्षी की अंदरूनी परेशानी भांप रहा था। इस कारण इन दिनों वो विशेष चिंतित था मीनाक्षी की सेहत के लिए। भुवन से मन की हर बात कहकर मीनाक्षी का मन हल्का हो जाता था, तब वो सो जाती थी। भुवन और मीनाक्षी अब पहले से भी अधिक एक दूसरे की परवाह करने लगे। संभवतः दोनों ही एक दूसरे के बिना जीने के एक भय से घिरने लगे थे, लेकिन इस विषय पर कोई किसी से चर्चा नहीं करता था। मन की अंदरूनी उलझन दिन पर दिन इसलिए बढ़ रही थी। गहरी नींद में मीनाक्षी भुवन को सबसे ज़्यादा प्यारी लगती थी, हमेशा से। सारी सांसारिक फिक्र से मुक्त, एक ठहरी हुई नदी के जल की तरह शांत, हवा की सरसराहट से हिलते पानी की हल्की ध्वनि की तरह बस सांसें चलायमान थीं। पंखे की हवा से केशों की एक लट उसके माथे को रह रह कर सहला जाती थी। आज कितने दिनों बाद भुवन उसे इस तरह देख रहा था, चुपचाप। अतीत के गलियारे से एक पुरानी तस्वीर उभरी। लाल चुनरी में लिपटी छुई मुई सी नवोढ़ा मीनाक्षी। भुवन कमरे तक आता, उसके पूर्व मीनाक्षी अपनी मुंह दिखाई कराते कराते थक कर सो चुकी होती थी। सोती हुई देख उसे भोर तक निहारता रहा था। जगाने की निष्ठुरता नहीं कर सका था। जिंदगी में साथ चलना ही है, सोचकर वो उसके पास बैठा रहा उस रात भोर होने तक। खिड़की के सलाखों पर हिलते पर्दे से छन छन कर जैसे हल्की रोशनी आई, मीनाक्षी के नयन पटल स्वतः खुल गए। तब वो गहरी नींद आ गई थी कहती हुई उठ बैठी थी। भुवन ने मीनाक्षी को रोककर कहा था, इतनी जल्दी नीचे जाकर भी क्या करोगी? नई आई हो अभी। मीनाक्षी चुपचाप पास बैठ गई थी। भुवन ने कहा, मेरे और तुम्हारे संबंध के कारण दो विभिन्न परिवार एक हो गए हैं, अतः हमारी जिम्मेदारी है कि दोनों का मान सम्मान रखें। जी सही कह रहे हैं, मीनाक्षी ने जवाब दिया। भुवन ने कहा, हम एक दूसरे को जितना ही अच्छी तरह समझ लेंगे उतना ही साथ चलना आसान हो जाएगा और तभी हमारा पूरा परिवार मधुमेह और खुशहाल बना रहेगा। भुवन ने मीनाक्षी के दोनों हाथ पकड़कर प्यार से समझाया था। त्रुटियां सब में होती हैं, कोई भी विकार रहित नहीं होता। समझदारी से रिश्तों को संभालना भी कला है। मीनाक्षी भुवन की बातों का समर्थन कर रही थी, क्योंकि उसके लिए भी निजी परिवार की सुख शांति सर्वोपरि थी। चलते चलते बोला, और एक बात सुनो, तुम्हें कोई परेशानी हो तो मुझे बताना। उसने मीनाक्षी को सचेत किया था कि मेरी माँ को किसी बात के लिए जवाब मत देना। भुवन उस दिन कुछ शर्मिंदा था, आत्मग्लानि से कुछ बोझिल भी, क्योंकि आज 40 वर्षों बाद अब वही बात फिर दोहराता है। आज के ज़माने के बच्चे हैं, टोका टाकी मत करना।
अपना मान बना कर रखना चाहिए। उन्हीं के साथ अंतिम समय निभाना है ना। हर बार मीनाक्षी को ही क्यों समझा देता है, नहीं अब और नहीं। भुवन को अपनी भूल समझने में वर्षों लग गए हैं कि वो गलत कह गया था, तब भी जब मीनाक्षी बिल्कुल नहीं थी, और आज भी भुवन उसको ही सलाह देता है कि किसी को टोका टाकी मत करो। अब आज के समय में किसी को सही बात बताने या निर्देश देने का चलन समाप्त हो गया है, तो सब तुम भी देखती जाओ। यहीं पर मीनाक्षी लाचार हो व्यथित हो उठती थी। मैं कोई गैर नहीं, इन सबकी पड़ोसी नहीं हूं ना भुवन। बच्चों को तराश कर ही उत्कृष्ट व्यक्तित्व जिम्मेदार नागरिक का आकार दिया जाता है। माली अपने पौधों पर मेहनत करता है, तभी तो अन्य लोगों को अंदरूनी अनमोल खुशियां मिल पाती हैं। मीनाक्षी घर की मुख्य सदस्य थी, एक अनुभवी महिला जिसने आजीवन रिश्तों की कद्र की, उसी के साथ बेरुखी। ये कैसी विडंबना। आंखों के सामने अपनी ही वंश बेल के गलत अशिष्ट आचरण को बर्दाश्त करना आसान नहीं। कुछ समझाना चाह कर भी कुछ कहने का हक नहीं, क्योंकि अब वो मीनाक्षी का परिवार नहीं। पहले सासू माँ का घर, जहाँ उनकी हर बात हर व्यवहार जायज़ कहलाती थी, और अब बहू बेटे का घर। मीनाक्षी किसी भी खेमे में फिट नहीं थी। जरा जरा सी बात पर मनमुटाव। अभी पिछले सप्ताह की तो बात है, जब उनकी 17 वर्षीय पोती रात के 1:30 बजे किसी पार्टी से आई थी। पसंद नहीं आया था, पर बेटे और बहू का ये कहना कि आज के ज़माने का चलन है और आप दखल न दें, मीनाक्षी को बुरी तरह आहत कर गया। इस तरह की अनेक छोटी बड़ी बातें उसे अंदर अंदर मथ रही थीं। कुछ न कहने की घुटन से मीनाक्षी के व्यवहार में बदलाव आने लगा। वो अब भुवन से अक्सर भिड़ जाती थी बिन बात के। अपने घर के नए पनपते बच्चों के पहनावे को ही ले लो, अधखुला शरीर, ये कैसा फैशन। देखकर दूसरी तरफ सिर घुमा लेने से क्या सब सही तो नहीं हो जाता है। गलतियों पर मौन साधना भी अपराध करने जैसा ही है मेरी नज़र में। आप कभी नहीं समझेंगे, मीनाक्षी ने कहा। भुवन चुप था, कहे तो क्या। मीनाक्षी के क्षुब्ध मन को शांत रखने की कोशिश करते हुए बोले, समय बदल गया है तो हमें ही बदलना है। नई पीढ़ी है, अपने समय की बात अब नहीं है। इग्नोर करो ना, दिल पर मत लो। कह तो गया था, किंतु मीनाक्षी की नज़र का सामना करने का उसमें साहस तक नहीं बचा था। उसकी आंखों के सामने वो पुरानी मीनाक्षी तैर गई, जिसके कंठ में साक्षात कोकिला का वास था। रेडियो स्टेशन की गायिका मीनाक्षी के स्वर पर मुग्ध हुआ था। मीनाक्षी का बायोडाटा देखकर मन में लड्डू फूट रहे थे। रेडियो स्टेशन की गायिका का पति कहलाने का दर्प सीधा उसे देखने उसके घर जा पहुंचा था किसी बहाने से। मीनाक्षी को घर तो ले आया था भुवन, किंतु उसकी प्रतिभा घरेलू जिम्मेदारियों तले दबी रह गई। एक बार आगे पढ़ने की इच्छा जाहिर की थी, किंतु भुवन ने रुखाई से कहा था, पढ़ने के बाद तुम्हारी शादी करते, अपने पापा से ही ये कहना था। संगीत के विषय में भी मजाक के लहजे में भुवन ने कहा था, रियाजी करती रहोगी, घर का काम क्या माँ करेंगी। तब वो चुप रही थी। 40 साल गुजर गए। आज मीनाक्षी बोल रही थी, भुवन सुन रहा था। मीनाक्षी आवेश में आ गई। ये कैसे भूलूं, मेहनत से मैंने परिवार स्वरूप अपनी एक दुनिया खड़ी की, और उसी में अजनबी की तरह। क्या इतना हक नहीं कि वंश पल्लव की सफलता में शामिल हो सकूं, आशीष दे सकूं। कुछ मत कहो किसी से। आज के ज़माने का महामंत्र सब जपते रहते हैं, मेरे जैसे न जाने कितने वरिष्ठ अभिभावक। खुद को इस तरह समेट कर भी क्या हम सब भला कर रहे हैं अगली पीढ़ी के साथ। हर गलत सही काम को सकारात्मकता के दायरे में रख क्या कर्तव्य मुक्ति की ओर चल पड़ना न्याय है। आज भुवन को मीनाक्षी में 2 पीढ़ियों के बीच फंसी एक गृहिणी नजर आ रही थी। भुवन ने जब अपने ज़मीर में झांका तो वहाँ एक महत्वाकांक्षी पुरुष मिला। साधारण रूप, रंग, उन्नत ललाट, शालीन व्यक्तित्व, एक उच्च पदाधिकारी इंजीनियर। परिवार, समाज, कार्यक्षेत्र, तीनों जगह वर्चस्व स्थापित करना उसकी प्राथमिकता थी। सभी जगह भुवन को पूरा मान सम्मान मिला था, इसलिए वो पूर्ण था। एक लायक पुत्र था, स्नेह करने वाला भाई था, कुशल सरकारी अधिकारी, सफल बच्चों का पिता भी, अंततः एक लोकप्रिय गायिका का पति भी। भुवन संपन्न था सब ओर से, क्योंकि उसे अवसर मिला था।
उसकी पत्नी मीनाक्षी ने इस तरह पूरा घर संभाल लिया था जैसे कृष्ण भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाकर गोकुल वासियों को अभयदान दिया था। मतलब ये कि निस्वार्थ भाव से मीनाक्षी ने सारा कार्यभार उठा लिया था। अधूरा कोई था तो वो थी मीनाक्षी। भुवन की संगति में उसने जो भी पाया उससे अधिक खोया था। इस घर की वो धुरी थी। परिवार रिश्ते को शिद्दत से संभालना हंसी ठट्टा तो है नहीं। भुवन के अंदर ईमान कौंधा उस क्षण। मीनाक्षी के संग वो भी दुखी हुआ था। जिस जगह मीनाक्षी अकेली खड़ी रही अब तक, आज भुवन उसके साथ था। बड़े बेटे के पास रहते 1 महीना हो रहा था। अपना बेटा अजनबी की तरह लगा। वो पहले वाला रहा ही कहाँ। इतने बदलाव के लिए वो मन से बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। भुवन और मीनाक्षी ने स्वावलंबी जरूर बनाया था, पर निर्मोही तो नहीं। मीनाक्षी आर्थिक रूप से कमज़ोर नहीं थी, अपनी सीमा का भी पता था। भुवन बाहर खुले में बैठा कुछ चिंतन में था। अब भी मीनाक्षी वैसी ही निश्चल है जैसे पहले थी। किसी दूसरे घर को अपनाना और उन्हीं से समय समय पर तिरस्कृति पाकर एक छत के नीचे रहना बिल्कुल भी सरल नहीं है। कितना कठिन है रिश्तों को संतुलित रखना। मीनाक्षी कैसे कर सकी अब तक? नहीं, अब लगता है और नहीं कर सकेगी। जिस दिन इमोशनल अत्याचार का सीमांत आ गया, वो बुरी तरह बिखर जाएगी। भुवन ने अलग रखा था खुद को, तब भी और आज भी। वो सबका अच्छा बना रहना चाहता था। उम्र के तीसरे पड़ाव पर आकर उसने महसूस किया कि पारिवारिक मसले बहुत प्रकार के होते हैं, छोटे भी और गंभीर भी। बिना जाने समझे तो किसी का हल नहीं निकाल सकता। मीनाक्षी पारिवारिक मसले का सामना करते हुए थक रही है। भुवन मीनाक्षी का पति है, तो मानी बात है कि पति के कारण वो इस घर से जुड़ी है। भुवन सारा घर उसकी जिम्मेदारी पर छोड़कर निश्चिंत हो गया। कैसे उससे ऐसे नासमझी में भूल हुई? बिना पानी में उतरे कैसे पता चलेगा कि किधर छिछला है किधर गहरा? यानी उसकी पत्नी को उसके घर क्या सुख क्या दुख है। पहली बार कर्तव्य बोध का आभास हुआ कि वो मीनाक्षी का पति भी है। वो कितना असफल था जो उसी के प्रति वर्षों लापरवाह रहा। वो जानता था कि बहू का ससुराल में किसी से खून का कोई रिश्ता नहीं होता। केवल पति के अखंड प्यार पाने की लालसा मन में लेकर गृह प्रवेश करती है, सबको अपना मानती है। भुवन ने आवाज़ लगाकर बुलाया तो मीनाक्षी फौरन आई। आज फिर से डस्टिंग रॉड लिए हाजिर हुई तो पुनः अल्हड़ सी वही दिखी। समय ने रफ्तार तेज कर दी थी तो आज झाड़ू की जगह डस्टिंग के लिए लंबी रॉड थी। आज मीनाक्षी भुवन को एक साध्वी के रूप में दिखी। कर्तव्य पथ पर चलती किसी ध्यान में लगी। पहले वाली फुर्ती तुम अब भी चाहती हो तो कैसे हो सकता है? फिर हमने दुनिया को नज़दीक से देखा है, समझा है। निसंगता तो स्वतः आती जाती है, उम्र का तकाजा है। भुवन ने हंसते हुए कहा। मुस्कुराकर बोली, ठीक है, मान लिया। तब तो तुम सबको मुझे मुक्त कर देना चाहिए सारी जिम्मेदारियों से। फिर तुम सबने अब तक ज़्यादा उम्मीदें क्यों लगा कर रखी हैं, पहले जैसी अब भी? मेरे उम्र की उठान की चरम सीमा थी, तब भी पाबंदियाँ थीं। सहेलियों के संग घूमना, पिक्चर जाना मेरे घर की रीति नहीं थी, किंतु मुझे कितना शौक़ था जगह जगह घूमने का। मीनाक्षी बोली, तुम तो जानते ही हो ये बात। मसूरी जाना मेरे लिए कितना रोमांचकारक था। मसूरी का नाम सुनकर रोम रोम में सर्द सिहरन महसूस की थी, जैसे किसी जन्नत तक लेकर जाने वाले हों। फिर वो कुछ देर गंभीर हो गई थी। मसूरी की घाटी कितनी मनोरम, कितनी लुभावनी थी भुवन। मैंने ना कभी इतनी सुंदर फिज़ा देखी ही नहीं थी। मीनाक्षी की चपलता में आज भुवन को उस दिन की मीनाक्षी दिखी जिसमें जीने की प्रबल इच्छा थी, बचपना था, एक अल्हड़पना था। भुवन किसी जमींदार के मुंशी की तरह पुराने बही खाते खोलकर बैठ गया। जीवन के बही खाते में भुवन को अपना किरदार महज कर्जदार जैसा दिखा था। मीनाक्षी का कर्जदार। मसूरी के वो 7 दिन ही खूबसूरत थे। बस एक बार बातों ही बातों में उसने कहा भी था। भुवन को याद आया, लौटते समय वो बेहद गंभीर और उदास दिख रही थी। सच में तुम्हारा वश चलता तो वहीं रह भी जाती, है ना? बिल्कुल, लौटी तो क्या हुआ, वर्षों बंध गई, कुछ ना कुछ अड़चनें सामने आती गईं, कुछ ना कुछ, और मैं 4 दीवारी में बंद। मीनाक्षी चपलता से बोली और हंस पड़ी।
भुवन को इस बार मीनाक्षी के उन्मुक्त उस श्रृंखल खिलखिलाहट के अंदर छिपी एक किशोरी अचानक दिख गई, महज 21 वर्ष की, अस्त व्यस्त, सहज भोला मुखड़ा जिस पर जगह जगह हल्दी के छींटे थे। लट उलझी उलझी एक लट आंखों तक लटक कर लहरा रही थी, हाथों में झाड़ू, बातों में खींच। जी बोलिए, उसने दरवाजे पर खड़े देखकर पूछा था। 2 मिनट के लिए मीनाक्षी जी को तुम बुला दो, काम था, सहजता से कह गया था। मैं ही मीनाक्षी हूँ, बताइए क्या काम था। भुवन की चालाकी धरी रह गई। इस बुरी तरह चौंका था कि वाणी कंठ में अटकी रह गई। बात घुमाकर भुवन ने कहा था, मेरे पिता के दोस्त ने मुझे ये पता दिया था, ये पुस्तक देनी थी, कहकर एक पुस्तक पकड़ा दी। मीनाक्षी जल्दी में थी, दरवाज़ा बंद कर वो पुनः काम में लग गई। रात के 9 बजे थे। भुवन चप्पल चटकाते खाने की मेज पर आ बैठा, जहाँ सब उसका इंतजार कर रहे थे। भुवन इंजीनियरिंग कॉलेज में बतौर लेक्चरर काम करता था। 5 फीट 10 इंच लंबा, रंग सांवला, उन्नत ललाट, सुडौल व्यक्तित्व और वाणी में मिठास। पहला प्रश्न पापा का था, देखा है कैसी लगी हमारी पसंद। भुवन को एक बार फिर झाड़ू हाथ में पकड़े ऊंची नीची साड़ी में लिपटी महरियों के रूप में मीनाक्षी दिखी। निवाला मुंह में डालते हुए भी हंसी नहीं रुकी। छोटी बहन मधु से रहा नहीं गया। अब जल्दी बताओ ना भैया, लेकिन ये क्या बात हुई, किसी के घर इस तरह जाना क्या अनुचित नहीं था। भुवन ने सारी बातें अक्षरशः सुनाई। मीनाक्षी ने उसी वर्ष स्नातक के अंतिम वर्ष की परीक्षा दी थी। उसे अनुमान भी नहीं था कि इतनी जल्दी वो दूर कहीं दूसरे शहर में किसी की ब्याहता बनकर चली जाएगी। किसी ने उसकी सहमति या इच्छा की ज़रूरत ही नहीं समझी थी। मीनाक्षी ने फिर से नए सिरे से पढ़ाई जारी करने की आंतरिक उत्सुकता जताई थी। तब भुवन ने रूखा सा जवाब दिया था, आगे और पढ़ने का शौक़ था तब शादी नहीं करनी थी, पूरी पढ़ाई ही कर लेती। मीनाक्षी कुछ नहीं बोली थी। उत्तर प्रदेश की सुघड़ बहू कहलाने की होड़ में लग गई। बड़ों की सेवा, छोटों को प्यार अर्पित कर बच्चों की परवरिश कुशलतापूर्वक करने में वो अपने आप से भी दूर होती चली गई। शनैः शनैः न किसी सहेली से बातचीत होती थी और ना ही कोई नई सहेली बन पाई थी। एक शालीन गृहिणी को दोस्तीबाजी शोभा नहीं देती। पहली प्रमुखता अपना घर परिवार, तब दुनियादारी। बात गांठ बांध लो बहू, अम्मा जी ने समझा दिया था और मैंने समझ लिया था। एक दिन फ़ोन की घंटी दिन में कई बार बजती रही। नंबर उसकी किसी अंतरंग सहेली का था। मीनाक्षी ने उस नंबर को भी नज़रअंदाज कर दिया। अधिक दोस्तीबाजी से परिवार प्रभावित होता है, ये घर की सोच थी। मीनाक्षी ने घर की शांति के लिए मित्रता जैसे खूबसूरत रिश्ते की आहुति खुशी से दी थी। मायके में उसकी मम्मी भी तो यही कहती थी, मित्रता में समय बर्बाद करना कोई अक्लमंदी नहीं, बड़ों की बातों में अनुभव होता है, तो वे दोनों सही हैं, तो इसीलिए बात मान ली थी उसने। मीनाक्षी के गुणों की चर्चा नाते रिश्तों के बीच होती थी। गर्व से सभी का सिर ऊंचा रहता था। इस तरह एक उदाहरण बन गई थी नई पुरानी बहु मंडली के लिए। इन प्राप्तियों के नेपथ्य के पीछे जो छिपती गई थी, वो एक उभरती हुई श्रेष्ठ गायिका मीनाक्षी थी। भुवन अब एक वरिष्ठ अवकाश प्राप्त आम आदमी की तरह है। कभी अफसराना ठाठ था, लेकिन अब वो भी फ्यूज़ बल्ब जैसा है। सब धान 22 पसेरी, यानी सबकी कीमत एक बराबर। सच में फ्यूज़ बल्ब चाहे 100 वाट का हो या 20 वाट, सब रोशनी देने में असमर्थ। सही कहती है मीनाक्षी, हम हाशिए पर आ गए। महत्वाकांक्षा से घिरे आज के ज़माने के बच्चे उड़ान की ऊंचाई पर हैं। क्या छूटता जा रहा है इसका उन्हें इल्म ही नहीं। भुवन ने मन में सोचा, मीनाक्षी शुरू से मेरे घर के अनुशासन में रही, तब भी केवल वही हाशिए पर ही रहती थी। अब वो भी मीनाक्षी के साथ खड़ा है। भुवन को संतोष हुआ था, कम से कम इस पड़ाव पर वो मीनाक्षी का संबल है। मीनाक्षी की अस्वस्थता भुवन को मानसिक तनाव के कारण रहती है, ऐसा महसूस हुआ। भुवन देर तक सोच विचार करता रहा। इस निर्णय पर पहुंचा कि वो उसका समय पुराना था। आज के समय और एक पीढ़ी पीछे समय की कार्य चुनौतियां अलग हैं। अनुभव में आज की पीढ़ी निश्चित ही कम है। हम सब अपने समय के योग्य नागरिक थे, लेकिन आज भी एक अनुभवी होकर भी नवीन आधुनिकता के आवरण में लिपटे अपने बच्चों के बीच अर्थहीन हैं। मन उकताया तो अर्धांगिनी याद आई, जो हर क्षण की तरह इस पल भी भुवन को आदर प्यार देती है। एक दूसरे के साथ
अब फिर से नया अध्याय शुरू करेंगे। पर्याप्त समय किसी और के लिए नहीं, मीनाक्षी के लिए ही है। भुवन ने आवाज़ दी, मीनाक्षी जल्दी इधर आओ, ज़रूरी काम है। भुवन के बुलाने के तरीके में जो उतावलापन था उसी से वो भागी हुई आई। क्या हुआ? मैं तो अभी आटे का हलवा बना रही थी। भुवन मीनाक्षी को गौर से कुछ देर देखता रहा। कैसे पता मुझे इस वक्त यही खाने की तलब थी? क्या इतना भी नहीं समझती मैं? मीनाक्षी अब पहले वाली नहीं रही, न तन से न ही मन से। भुवन के मन में आज भी उसकी वही सलोनी तस्वीर फिर उभर आई। आंखों पर झूलते लट, माथे पर पसीने की झिलमिलाती बूंदें, हाथों में झाड़ू। वो रोमांचित हो उठा, अपने पास बैठाकर बोला, चलो कहीं दूर चलें, घूम कर आते हैं। आंखों में बचकानी चंचलता फिर उभरी थी, चहक कर बोली, चलो ना, मेरा भी मन है। कहाँ चलोगे? भुवन अब फुर्सत में था, धीरे से बोला, उसी लाल टिब्बा की ऊंचाई पर जहाँ तुम्हारे प्रथम गायकी का स्वर अब तक हवा में गूंज रहा होगा। प्रत्युत्तर में किलक कर बोल पड़ी थी, ओह हाँ, मसूरी के होटल सेवाय का बड़ा सा कमरा, जहाँ मैंने पहली बार इतना बड़ा बाथ टब देखा था। वैसे सिनेमा में देखा था। अपनी धुन में बोल रही थी और भुवन उसे देख हौले हौले मुस्कुरा रहा था। वर्तमान से अधिक अतीत प्रिय लगे तो पुनः एक दूसरे के स्वर में स्वर मिला गुनगुनाते हुए शेष जीवन पथ पर आगे चल पड़ना ही समय की पुकार है। अभी आप सुन रहे थे वरिष्ठ प्रवासी लेखिका प्रेमा श्रीवास्तव जी की लिखी हुई कहानी जरा एक बार और जी लें। आज के वरिष्ठ नागरिक जो अपने माता पिता के नियंत्रण में रहे और अब अपने बच्चों को कुछ कह सकने या टोका टाकी करने का अधिकार उनको नहीं है। समाज में आए इस बदलाव को चित्रित करती हुई ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में अपने विचार ज़रूर लिखिएगा। मैं प्रतीक्षा करूँगी। कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।